नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी नॉलेज में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे संधि। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। इसके पहले आपने कई बार संधि को पढ़ा और सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अभी तक समझ में नहीं आया, या कई तरीके के ऐसे उदाहरण पेपर में या प्रश्न ऐसे पेपर में आ जाते हैं जो कई कई बार हमको बनते नहीं है या समझ में नहीं आते हैं। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो जो है आपको काफी मदद करेगा या काफी हेल्प करेगा आपको संधि के टॉपिक को क्लियर करने में। मैं कोशिश करूंगा कि नए नए उदाहरण और ढेर सारे उदाहरण से आपको समझा पाऊँ। चलिए आइए हम जानते हैं संधि को। संधि संधि दो तीन शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक है सम, धन-धा और धन-ई। सम आपको पता ही होगा, सम एक उपसर्ग है जिसका जो अर्थ होता है पूर्ण, शुद्ध या परिपूर्ण या उचित, है ना, ठीक प्रकार से। तो सम और धा मतलब धारण किए हुए, इस जो हिंदी व्याकरण को उचित तरीके से धारण किए हुए हमारी संधि। आइए उसकी परिभाषा को देखते हैं। मैंने दो या दो से अधिक तीन परिभाषाएं यहाँ पर लिखी है जो पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप इन परिभाषाओं को देख लें। पहली परिभाषा है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उसके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दी थी? गुरु कामता प्रसाद ने। यह बहुत ही अंडरलाइन कर लें, इसको आप नोट कर लें। गुरु कामता प्रसाद ने क्या परिभाषा दी थी उनकी रचना में, है ना? गुरु कामता प्रसाद ने उनकी रचना में, और यही गुरु कामता प्रसाद है जिन्होंने हिंदी को या हिंदी व्याकरण को पहले लिखा, शुरुआत में लिखा। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और यह परिभाषा गुरु कामता प्रसाद ने दी थी। यह आपकी पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आ जाते हैं तो उनमें रूपांतरण, मतलब उसका रूप के अंतर या रूप में जो अंतर आ जाता है, हो जाता है। इसी रूपांतरण को, उसके रूप के अंतर को ही हम संधि कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दी थी? किशोरी दास वाजपेयी ने। बहुत ही बड़े वैयाकरण हुए हैं ये दोनों, बहुत ही बड़े वैयाकरण है ना? किशोरीदास वाजपेयी, गुरु कामता प्रसाद। और इनकी एक रचना का नाम मैंने लिखा हूँ जिसमें उन्होंने यह परिभाषित किया था, वो नीचे लिखे हुए शब्दानुशासन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। उनको उन्होंने अपनी शब्दानुशासन नामक रचना में यह परिभाषा दी थी। साधारण परिभाषा की हम बात करें तो देखिए, मैंने साधारण परिभाषा भी यहाँ लिख के रखा हुआ है। बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने के कारण वर्णों, वर्ण में क्या क्या चीजें आ जाती है? स्वर व्यंजन आपने पढ़ लिया होगा। स्वर व्यंजन और विसर्ग और आपकी आगत ध्वनियों से आप भली भांति जो है ग्रहित ध्वनियों से भली भांति परिचित होंगे। वर्णों में आपके स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों ही वर्ण है हमारे। वर्णों में हम पढ़ चुके हैं, वर्णमाला में आप भली भांति देख चुके होंगे, है ना? वर्णों में स्वर और व्यंजन और विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने के कारण, प्राचीन काल में जब हमारी संस्कृत थी उसको हम जब बोला करते थे तो बोलने के कारण या हमारी बोलने की शैली या सुविधा के कारण हमने कुछ शब्दों के उच्चारण में, कुछ शब्दों के बोलने में उसके रूप को परिवर्तित करके बोला या सुना, और उसी परिवर्तन को ही संधि का नाम आगे चल के दिया गया। देखिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे वो परिवर्तन हुआ और कैसे उसको बाद में संधि का नाम दिया गया। हम क्या बात कर रहे हैं? बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने के कारण वर्णों, स्वर या व्यंजन या विसर्ग, ये तीनों हम वर्ण कहलाते हैं, है ना? विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे विकार या परिवर्तन होता है? देखिए हम किस प्रकार से शब्दों के परिवर्तन या उसके रूप में, उच्चारण में परिवर्तन कर देते हैं, किसके अनुसार? बोलने की सुविधा के अनुसार। देखिए मैंने लिखा हूँ, बोलते समय ध्वनि में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, 5 7। हम इसको अलग 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 बोले तो हम क्या बोलते हैं? 5 और 7। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं या बोलते समय इसका उच्चारण करते हैं, हम क्या बोलते हैं? सीधा 5 7। हम क्या बोलते हैं? 5 7 रुपए हैं क्या? 5 7 लोग आए थे वहां पर। हम 5 और 7 या 5 7 नहीं बोलते, बोलते समय उनको हम सीधा बोलते हैं 5 7, है ना? दूसरा उदाहरण समझते हैं। यहाँ लिखा मैंने 500। क्या है ये? 500। लेकिन हम बोलते समय क्या बोलते हैं? 500। 500 रुपए हैं क्या? 500 रुपए दीजिए। तो हम बोलते समय उसको 500 बोलते हैं, ना कि 500। लेकिन इसका स्वरूप है 500। बोलने की सुविधा के अनुसार हमने उसको क्या बना दिया है? 500 बना दिया है। ठीक है। अगला मैंने क्या लिखा? बातचीत। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बातचीत। बातचीत। तो हमने यहाँ का जो ता है उसको हमने क्या बना दिया दोस्तों? चा। आप उदाहरण उच्चारण करके देखिएगा, आप बोल के देखिएगा, तो बोलने की सुविधा के अनुसार हमने कैसे शब्दों के रूप में परिवर्तन कर दिया। ठीक है। देखिए बातचीत, हम उसी को क्या बोलते हैं? बातचीत। बातचीत। बातचीत बोल के देखिए आप, बातचीत। उससे मेरी बातचीत नहीं हुई आज, है ना? हम ऐसा नहीं बोलते बातचीत नहीं हुई, हम क्या बोल देते हैं? बातचीत। बातचीत। ठीक है।
आगे देखिए, रात दिन, इसी को हम जब बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं हम क्या बोलते हैं, रात दिन रात दिन। यही ता को हमने क्या बना दिया, दा बना दिया। देखिए किस तरीके से हमने बोलचाल की भाषा में या बोलने की सुविधा के अनुसार उसमें हमने परिवर्तन कर दिया। देखिए रात दिन, उसी को हमने क्या बना दिया, रात दिन। रात दिन हम क्या बोलते हैं, रात दिन नहीं बोलते, रात दिन रात दिन, है ना। बोलने की सुविधा के अनुसार हमने परिवर्तन कर दिया। नीचे एक और उदाहरण देखिए, बाप बेटा हम क्या बोलते हैं, बाप बेटा बाप बेटा। हम बाप बेटा ना बोल के हम क्या बोलते हैं, बाप बेटा। हमने देखिए आगे पा को बा बना दिया। ठीक है, कैसे परिवर्तन कर दिया आप समझ रहे हैं। ठीक है, नीचे देखिए डाक घर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाकघर। यहाँ के का को हमने क्या बना दिया, गा बना दिया। तो ये क्या है, बोलते समय दो शब्दों के पास, देखिए ये दो शब्द किस प्रकार से बोलते समय पास पास आ रहे हैं यहाँ पर, और उनके रूप में कैसे परिवर्तन हो जा रहा है, जिसको हमने आगे चल के या हमारे वैयाकरण ने उसको आगे चल के किसका नाम दिया, संधि का नाम दिया। जैसे कि हम देखिए एक और उदाहरण में, कई उदाहरण देता हूँ, ग्यारह, इसका हम जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ग्यारह। लेकिन हम बोलते हैं क्या ग्यारह, नहीं, हम क्या बोलते हैं, ग्यारह। वैसे हम क्या बोलते हैं, ग्यारह। फिर हम क्या बोलते हैं, बारह। फिर हम क्या बोलते हैं, तेरह। जबकि ऐसा है क्या, नहीं, ये तो सब गलत है। हम इनको सही में बोलते हैं, लिखने कैसे चाहिए हमको, ग्यारह ये लिखा है, बारह हमको ऐसा बोलना चाहिए, तेरह हमको ऐसा बोलना चाहिए, है ना, और चौदह, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ग्यारह बारह तेरह, ग्यारह बारह तेरह। तो ये बोलने की सुविधा के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन कर दिया, और वही आगे चल के क्या, संधि का रूप उसने लिया, या हमारे वैयाकरण ने इसी को ही परिवर्तन को, इसी विकार को, इसी परिवर्तन को संधि का नाम दिया। ठीक है, तीनों परिभाषाएं आपने ध्यान से देख लिया, किस किसने लिखा है वो भी मैंने देख लिया। साधारण परिभाषा क्या है हमारी, बोलते समय दो शब्दों के पास पास, देखिए हमने दो शब्द कैसे पास पास आ रहे हैं, उनके आ जाने के कारण वर्णों में, वर्ण अर्थात कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इसमें जो परिवर्तन होगा या विकार होगा उसी को संधि का नाम दिया गया है। ठीक है, ये तीनों परिभाषाएं हैं। आगे हम समझते हैं कि किस प्रकार से आगे संधि की गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं संधि के प्रकारों की। मैंने लिखा हूँ संधि के प्रकार, परिवर्तन के आधार पर संधि का नाम, है ना। जिस प्रकार से स्वर में परिवर्तन होता है तो हम उसको स्वर संधि का नाम देते हैं, व्यंजन में परिवर्तन होता है तो हम उसको व्यंजन संधि का नाम देते हैं, और विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसको हम विसर्ग संधि का नाम देते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है, परिवर्तन के आधार पर संधि का नामकरण हुआ है, या जिस वर्ण में परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि वो स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। जब भी आप संधि सीखें तो आप उसको अच्छे से सीखें, ना कि पढ़ें, उसको समझें किस प्रकार से संधि विकसित होता है। जब भी हम संधि पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण की आधे से ज्यादा चीजें आपकी इसमें क्लियर हो जाती है, जिसमें आपके समास भी हैं, उसमें आपके प्रत्यय भी हैं, उपसर्ग भी है, शब्द शुद्धि और संधि तो क्लियर होती है। तो संधि को आप अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़ा करें। ठीक है, चलिए स्वर संधि हम देख लेते हैं। जब भी स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और उसी के बाद जब भी कोई दूसरा स्वर मिलता है उसमें जब परिवर्तन होता है तो हम उसको किसका नाम देते हैं, स्वर संधि का नाम देते हैं। देखिए देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सत धन अधिक, एक उदाहरण मैंने लिख दिया है। ये सत धन अधिक, यहाँ हमारा आस्वर है और यहाँ हमारा आस्वर है, दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा वाला आ, और यह जो शब्द है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, शताधिक। ये हमारा शताधिक बन जाएगा। देखिए कैसे हमारे ये एक स्वर और ये दूसरे स्वर ने मिलकर किस में परिवर्तन किया, स्वर में परिवर्तन किया। परिवर्तन कहाँ हुआ, जहां पर यहाँ पर आपका छोटा स्वर था, यहाँ पर आकर वो क्या हो गया, बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर हो गया। तो किस में परिवर्तन हुआ, स्वर में, अर्थात हम किसका नाम देंगे, इसको स्वर संधि का नाम देंगे। चूंकि क्यों, परिवर्तन के आधार पर, तो परिवर्तन किसमें हो रहा है, स्वर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, स्वर संधि है। सत मतलब मैं आपको बता दूं 100, और अधिक मतलब अधिक, जो 100 से भी अधिक हुआ है वो हम शताधिक उसको बोलते हैं। चलिए हम दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। एक और उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, वातायन। देखिए मित्रों, आज पेपर सेटर या जो हमारे हिंदी व्याकरण का पेपर बनता है या हिंदी का विषय का पेपर बनता है, आजकल उसमें ऐसे उदाहरण बहुत कम आते हैं दोस्तों, इसलिए आप इनके पीछे ना पड़े। विद्या धन आलय आप पढ़ें, लेकिन आप ऐसे छोटे छोटे या सरल उदाहरणों के पीछे न पड़े। मैं आपको कई अलग अलग तरीके के उदाहरण बताऊंगा, अलग अलग तरीके के जो नए नए तरीके के उदाहरण है, जो शायद आपने पढ़ा है या सुना है या नहीं पढ़ा होगा। मैं इतने सारे उदाहरण से आपको बताऊंगा, ये इतने सारे उदाहरण से हम पढ़ने वाले हैं कि आपके लिए आसान चीजें हो जाएगी, संधि या समास या रस छंद जो भी हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर। ठीक है, तो हम अलग अलग उदाहरण से समझेंगे, तो आप ऐसे सरल और आसान, क्योंकि हर बार के परीक्षा में ऐसे ही सरल उदाहरण आ चुके हैं और बार बार ये चीजें पेपर सेटर नहीं देता है। फिर हमारे सामने कोई नया उदाहरण आ जाता है तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप चीजों को रटे ना, इसलिए इसको समझें, पढ़े नहीं, उसमें समझें कि चीजें हैं क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप समझें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बातायन, और इसका संधि विकसित क्या है दोस्तों, बात धन आयन।
परिवर्तन कैसे हो रहा है देखिए, ता में फिर क्या है हमारा आ, धन बाजू में आ दिख रहा है, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, बड़ा वाला आ बना देंगे। ठीक है, तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, वातायन। ठीक, अब अर्थ बता दूंगा, बात मतलब हवा होता है, हवा का पर्यायवाची बात, और आयन का मतलब, अयन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, अयन खिड़की को भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, वातायन आपने सुना ही होगा, किसको बोलते हैं, ऐसी खिड़की या ऐसा स्थान जहाँ से हवा आती हो, या हवा आने का स्थान, या हवा आने की खिड़की। बसों में खूब देखा होगा आपने, क्या लिखा रहता है, वातानुकूलित, है ना। तो बता दूं कि आपको मैं, ये आपने बसों में खूब देखा होगा, वातानुकूलित स्थान या वातानुकूलित जगह, खिड़की में देखा होगा, एक नहीं लगा रहता, वातानुकूलित दरवाजा, वातानुकूलित खिड़की, है ना, देखा होगा ना। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ है वात, धन, अनुकूल, धन, और इसमें इत प्रत्यय है दोस्तों। देखिए ऐसे बना हुआ है। अनु में भी देखिए, अनु एक उपसर्ग ऑलरेडी लगा हुआ है, धन इसमें कूल, देखिए ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं, ये छोटी छोटी चीजें, पूरी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूरी जड़। देखिए बतानुकूलित, बतानुकूलित का मतलब क्या होता है, बात मतलब हवा, अनुकूल अच्छी हवा आने का स्थान, देखिए ना, अनुकूल होना, हमारे अनुकूल होना मतलब हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, बातोनुकूलित सुना ही होगा आपने, वैसे ही मैंने बताया, बतायन, बात मतलब हवा, आयन मतलब स्थान या खिड़की, बतायन मतलब हवा आने का स्थान या खिड़की। ठीक है, चलिए ये समझ गए हम। अब इसमें परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, स्वर में। देखिए बा में, ता में आ, बड़ा छोटा आ, दोनों मिलके क्या बना रहे, बड़ा। तो देखिए यहाँ बतायन में क्या हो गया, ता में पहले छोटा था, यहाँ आगे वो बड़ा हो गया, अर्थात परिवर्तन किसमें हुआ, स्वर में हुआ। जब भी कोई स्वर और स्वर मिलेंगे तो परिवर्तन किसमें हुआ, स्वर में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्वर संधि का नाम देंगे। क्लियर, अभी तो हम दो उदाहरण से समझ रहे हैं, आगे जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषय संधि अलग अलग पढ़ेंगे, तो मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे हमारा पूरा संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ऐसे सरल सरल उदाहरण तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्या लिखा है, हमारी व्यंजन संधि। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, स्वर और स्वर मिल रहा था, तो परिवर्तन किसमें हो रहा था, स्वर में, तो हमने उसको किसका नाम दिया, स्वर संधि का। अब क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा, जब भी कोई व्यंजन किससे मिलेगा, स्वर से मिलेगा, तो परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में होगा। ठीक है, या हमारा जब भी कोई व्यंजन किससे मिलेगा, व्यंजन से मिलेगा, तो भी परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में होगा। क्लियर, ठीक है। देखिए क्या लिखा हूं मैंने, जब भी हमारा कोई व्यंजन, जब भी हमारा कोई व्यंजन किससे मिलेगा, कोई स्वर से मिलेगा, तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में होगा। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, जब भी कोई व्यंजन किससे मिलेगा, स्वर के अलावा, अगर वो व्यंजन से भी मिलता है, तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में ही होगा। कुल मिला के परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है, चाहे वो स्वर से मिले और चाहे वो व्यंजन से मिले। जब भी कोई व्यंजन स्वर से मिलता है तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में। जब भी कोई व्यंजन व्यंजन से भी मिले तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में। तो उसको हम किसका नाम देंगे, व्यंजन संधि का नाम देंगे। उदाहरण से समझ लें, चलिए हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले ही उदाहरण देखिए यहाँ पर, बागीश। क्या लिखा हुआ है, बागीश। देखिए इसका हम संधि विकसित क्या करते हैं, बाक धन ईश, खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाक धन ईश क्या बन जाता है, बागीश। बागीश बन गया आपका। ठीक है, बाक मतलब आपको पता होगा, हिंदी का अर्थ में बता दूं, वाणी, और इसका ईश्वर मतलब स्वामी। ठीक है, या हमारा जो स्वामी होता है, या भगवान भी हम इसको बोल सकते हैं, इस मतलब ईश्वर स्वामी हमारा जो होता है। तो वाणी की स्वामी कौन है, बताइए आपको कौन है, सरस्वती जी हैं, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। वाणी की देवी कौन है, सरस्वती जी। अर्थात बागीश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किसका पर्यायवाची है, तो वो देवी सरस्वती का पर्यायवाची बागीश शब्द है। अर्थात ये क्या है, बागीश, ये आपका बहुव्रीहि समास में भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, वाक धन ईश, वाणी की जो ईश्वरी है, वाणी की जो देवी है, या वाणी को जो प्रदान करती है, वो कौन है, सरस्वती। अर्थात बागीश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, सरस्वती के लिए किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बागीश। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर का क्या है, व्यंजन, ई क्या है, स्वर। क्या पढ़े हमने, व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में। देखिए व्यंजन धन स्वर, परिवर्तन किसमें, व्यंजन में। देखिए यहाँ का व्यंजन, ईश्वर, लेकिन परिवर्तन किसमें हो रहा है, व्यंजन में। कहाँ हो गया, देखिए ये का था यहाँ पर, तो यहाँ आगे आके क्या बन गया, वो गा। तो परिवर्तन किसमें हुआ, का में हुआ है। मात्रा वही की वही है, देखिए ये स्वर है तो स्वर की मात्रा यहाँ लगी हुई है,
पहले से ही बागिस में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो स्वर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है व्यंजन में। यहाँ का जो का व्यंजन है वो यहाँ आके क्या बन गया, गा व्यंजन बन गया है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम, देखिए आगे क्या लिखा हूं ना, व्यंजन और व्यंजन। अभी तो हमने क्या देखा, व्यंजन और स्वर। अब हम देखते हैं क्या, व्यंजन और व्यंजन। चलिए ये मिटा दूं, यहाँ का मिटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन और व्यंजन। क्या लिखा हूं मैंने, देखिए उदाहरण मैंने लिख दिया हूं, बाक दान। क्या लिखा हूं, बाक दान। जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये आ गया आपका बाक धन दान। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर का व्यंजन था, ई हमारी स्वर था। ठीक है, तो मैंने व्यंजन और स्वर मिलेंगे तो परिवर्तन हमारा व्यंजन में हो रहा था, यहाँ का यहाँ जाके क्या बन जा रहा था, गा। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, का क्या है आपका व्यंजन, दा क्या है आपका व्यंजन, है कि नहीं, दोनों व्यंजन व्यंजन है। मैंने क्या लिखा हूँ, व्यंजन धन व्यंजन बराबर परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में। तो का आपका व्यंजन है, यहाँ दा आपका व्यंजन है, लेकिन परिवर्तन भी किसमें होना चाहिए, व्यंजन में। तो देखिए आपका का और दा यहाँ जाके क्या बन गया है, आधा गा। क्लियर दिख रहा है आपको, आधा गा, बाक दान लिखा हुआ है, बाग दान है ना। वाक मतलब वाणी, मैंने आपको बता ही दिया है, और दान मतलब दान देना। अर्थात जब हम अपनी वाणी से किसी को दान दे देते हैं तो वो वागदान कहलाता है। और वागदान को हम हिंदी में जो बोलचाल की भाषा में जानते हैं, वागदान किसको बोलते हैं, सगाई। ठीक है, जो एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई की रस्म हो जाती है, जिसकी सगाई हो चुकी हो, एंगेजमेंट हो चुकी हो, उसको वागदान। माता पिता क्या बोल देते हैं, उसमें एक फिक्स कर लेते हैं कि भैया आज से हमारी बेटी या आज से हमारा बेटा आपका हुआ। अर्थात वो क्या है, वाणी से एक हमने क्या दे दिया, दान दे दिया बिटिया को, हमारी वाणी से उसको दान दे दिया, उसी को हमने क्या बोलते हैं, वाकदान। यह अर्थ भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ। जब भी आप संधि पढ़ेंगे अर्थ आना आपको बहुत जरूरी है। आपको दोनों टुकड़े का विच्छेद का अर्थ आना जरूरी है, तो ही आप संधि को सही तरीके से सीख पाएंगे। अन्यथा आप जब जैसे कुछ उदाहरण आएंगे ना, विद्याधन आलय आसानी से आप कर देंगे, लेकिन अभी कुछ और उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे जब उदाहरण आएंगे तो आप पेपर में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, अर्थ भी आना आवश्यक है, तभी आपकी शब्द शुद्धि क्लियर होगी, तभी आपका क्या उपसर्ग और प्रत्यय और समाज से संबंधित जो टॉपिक है वो आपके क्लियर होंगे। कब, अर्थ आएंगे तब। ठीक है, चलिए वागदान को समझ लिए हमने, क्या है यहाँ व्यंजन, यहाँ क्या है व्यंजन, दोनों मिलके परिवर्तन किसमें कर रहे हैं, व्यंजन में। यहाँ देखिए गा, का कलम का क्या बन गया, गा बन गया है। क्लियर, वाणी के द्वारा जो दान दे देते हैं हम वो वागदान कहलाता है, और किसको बोलते हैं तो एंगेजमेंट या सगाई को। ठीक है, ये आप समझ गए व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद जब स्वर आए तो परिवर्तन व्यंजन में होता है, और व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वो भी परिवर्तन व्यंजन में होता है, उसको हम किसका नाम देते हैं, व्यंजन संधि का नाम देते हैं। ये समझ गए आप, व्यंजन संधि, स्वर में स्वर स्वर मिलके परिवर्तन कर रहे थे, व्यंजन में व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन मिलके परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है किसमें, व्यंजन में। अब देखें हम विसर्ग। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं विसर्ग की तरफ। ये कुछ बारीक चीजें हैं जो आपको जब संधि हम पढ़ेंगे या संधि की शुद्धियां पढ़ेंगे या संधि से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही काम आने वाली, यही छोटी छोटी चीजें आपको काम आने वाली। चलिए अब पढ़ते हैं हम विसर्ग की तरफ, बढ़े हम विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है, जब भी विसर्ग आए इसके बाद क्या आए, स्वर। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी स्थिति है कि जब भी विसर्ग आए और उसके बाद क्या आए, व्यंजन आए, दोनों स्थिति में परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा। अगर विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में हम उसको किसका नाम देते हैं, विसर्ग संधि का नाम देते हैं। कब, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, स्वर। परिवर्तन किसमें होना चाहिए, विसर्ग में। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन, लेकिन परिवर्तन किसमें होना चाहिए, विसर्ग में। जब परिवर्तन केवल विसर्ग में होगा तो उसको हम किसका नाम देंगे, विसर्ग संधि का नाम देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही हुआ हूँ, देखिए परिवर्तन के आधार पर संधि का नाम। यहाँ पर स्वर में परिवर्तन हो रहा था तो हमने किसका नाम दिया, स्वर संधि का। यहाँ पर विसर्ग व्यंजन में परिवर्तन हो रहा था तो हमने किसका नाम दिया, व्यंजन संधि का। और यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन होगा तो हम किसका नाम देंगे, विसर्ग संधि का। क्लियर, देखें हम कैसे। चलिए पहले उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मन है धन, देखिए पहला उदाहरण से हम समझ लेते हैं, मन है धन अभिलाषा, और यही शब्द हमारा क्या बन जाता है विसर्ग संधि में, मनोभिलाषा। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, इसको पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि विसर्ग के बाद अभी क्या आ जाता है, स्वर। देखिए ये आपका रहा विसर्ग, ये आपका रहा क्या, स्वर। परिवर्तन किसमें हो गया, विसर्ग में। ये देखो यहाँ का विसर्ग गोल हो गया और यहाँ आके वो क्या बन गया है, ओ
का रूप उसने धारण कर लिया। मतलब परिवर्तन किस में हुआ, कुल मिला के विसर्ग में। विसर्ग हटके यहाँ पर देखो उसने अपना रूप बदल लिया है, इसलिए इसको हमने किसका नाम दिया है, विसर्ग संधि का। क्यों, क्योंकि परिवर्तन किस में हो रहा है, विसर्ग में। पहले किस में हो रहा था, व्यंजन में। इसके पहले किस में हो रहा था, स्वर में, इसलिए हमने उसको स्वर संधि का नाम दिए, इसको व्यंजन संधि का नाम दिए। अब परिवर्तन किस में हो रहा है, विसर्ग में, इसलिए हम इसको किसका नाम दे रहे हैं, विसर्ग। कैसे हो रहा है, तो देखिए मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मने धन अभिलाषा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मनोभिलाषा वो शब्द बन रहा है। तो देखो ये विसर्ग ने किसका रूप ले लिया, ओ का। मतलब परिवर्तन किस में हुआ, ओम ने। यहाँ स्वर में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो स्वर है वो यहाँ अभी ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है, बस विसर्ग ने ओ का रूप ले लिया है। तो पहली स्थिति आपकी क्लियर होती है कि विसर्ग के बाद स्वर आए तो वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं, देखिए जरा। दूसरी स्थिति में पुनः ऐसे ही उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, मन है धन योग। ठीक है, तो ये शब्द आपका क्या बन जाता है, मनो योग। क्लियर। देखिए फिर से क्या हो गया है, यहाँ पर आपका विसर्ग है, यहाँ पर आपका व्यंजन है। इस बार स्वर नहीं है, इस बार क्या है, व्यंजन है। देखिए मैंने क्या लिखा है, विसर्ग के बाद व्यंजन। तो देखिए ये विसर्ग धन व्यंजन, या तो व्यंजन है ना, यार अलावा पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन है, लेकिन परिवर्तन यहाँ व्यंजन में नहीं हुआ। देखो ये योग का योग आपको दिख रहा है, परिवर्तन किसमें हुआ, केवल ये है विसर्ग में हुआ है। और यहाँ विसर्ग आके क्या बन गया है, ओ का रूप इसने ले लिया है। समझ गए आप। तो विसर्ग के बाद जब व्यंजन आए तो परिवर्तन केवल विसर्ग में हो, या विसर्ग के बाद स्वर आए तो परिवर्तन केवल विसर्ग में हो, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, विसर्ग संधि का नाम देते हैं। तो किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर संधि का नामकरण किया गया है। अगर स्वर में परिवर्तन होता है तो हम उसको स्वर संधि बोलते हैं, व्यंजन में परिवर्तन होता है तो हम उसको व्यंजन संधि बोलते हैं, और विसर्ग में परिवर्तन होता है तो हम उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार है संधि के, इसको हम तीनों को बारीकी से समझेंगे और ऐसे नए नए उदाहरण से समझने वाले